नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन की तैयारी में भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीपीसीएस मेंस हो, आईएएस यूपीएससी मेंस हो, या एक बड़ी परीक्षा सहायक कुल सचिव की मेंस परीक्षा ही होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता, उसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था से एक या दो प्रश्न लॉन्ग आंसर पर पूछे जाते हैं। और कुछ कॉमन प्रश्न हमारे दिमाग में जरूर रहने चाहिए, जो कैसा भी प्रश्न बनेगा तो उसके इफेक्ट उन उत्तरों में जरूर आ जाए। तो उसी में से मैं एक कॉमन क्वेश्चन आज मैंने इकोनॉमिक्स का निकाला है। ऐसे 4-5 मैं कॉमन क्वेश्चन और आंसर निकालूंगा, जिससे आपके हर प्रकार के प्रश्न सामान्य परीक्षाओं में बनेंगे और उसी से आपको उत्तर निकालने होंगे। तो एक प्रश्न है कि भारत की आर्थिक उदारीकरण नीति का उल्लेख कीजिए तथा उक्त संदर्भ में जो भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो जब ये प्रश्न बनता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में आर्थिक उदारीकरण है क्या, और उस आर्थिक उदारीकरण का आज तक क्या प्रभाव पड़ा है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो स्क्रीन में देखिए, सीधे हम प्रश्न उत्तर में आते हैं, क्योंकि समय कम होगा और आंसर लॉन्ग है। देखिए, जब मैं कोई आंसर लिखता हूं या मैं स्क्रीन में उसको स्पष्ट करता हूं, तो मेरा मतलब यही होता है कि आप इसके बाहर आप बिल्कुल ना जाएं, इतना ही आप तैयार कर लें, क्योंकि मटेरियल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और एग्जामिनेशन में लिखना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाए उस पर ही फोकस करिए। उसके अलावा आपको लगता है कि क्या ये कोई क्वेश्चन और दूसरे प्रकार का आ सकता है, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए, लेकिन निरर्थक आप पुस्तकों में मत जाइए, अनावश्यक आप भंडार मत इकट्ठा करिए, क्योंकि दिमाग सीमित है, उसमें रखना कठिन हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल पे फिर उसका लिखना भी कठिन होगा। तो देखिए, भारत की आर्थिक उदारीकरण नीति कहते किसे हैं। आपको पता ही है कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति प्रारंभ की गई थी, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी। हमारे देश में 2 सप्ताह के आयात के लिए ही मात्र विदेशी मुद्रा थी, और आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है, क्रूड ऑयल वगैरह, खाद्यान्न बहुत से, और विभिन्न मशीनरी और डेली नीड्स की बहुत चीज़ें, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग पूरा हो पाता है। लेकिन उस समय ऐसा था कि केवल 2 सप्ताह तक का ही आयात करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा थी, और महंगाई चरम सीमा पर थी। तो विदेशी मुद्रा को लेने के लिए हमें अपना रिजर्व बैंक का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा था, गिरवी करना पड़ा था सोना। तो ऐसे समय में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कांग्रेस लेड नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी, और जिन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया, और मनमोहन सिंह ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसको आज भी हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है कि एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज़ों से उदारीकरण और एक प्रकार के आर्थिक नीतियों में इन्होंने ये बदलाव लाए। तो कभी कभी डिफिनीशन आ जाती है 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, तो कम से कम शब्दों में आपको पता रहना चाहिए कि उदारीकरण और निजीकरण, भूमंडलीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करके आर्थिक गतिविधियों को अधिक स्वतंत्र बनाना होता है, उसे उदारीकरण कहते हैं उदार कर देना, सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम कर देना। तो 1991 में बहुत से जगहों पर सरकार ने अपने कंट्रोल कम करना शुरू किए थे। लाइसेंस राज को समाप्त किया था। पहले क्या होता था, बहुत कठोर नीति होती थी, किसी काम को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, और भ्रष्टाचार इतना होता था कि परमिशन बिना भ्रष्टाचार के वो परमिशन मिल नहीं पाता था। तो उन्होंने उसको शिथिलीकरण किया, कुछ नाम्स बना दिए, उस नाम्स को पूरा करते जाइए, अपने काम को करते जाइए।
बहुत से रूल्स रेगुलेशन को कम किए, टैक्सेस कम किए, टेक्नोलॉजी के आयात निर्यात में जो पेचीदगियां थी उनको कम किया। तो इसको कहा गया उदारीकरण, प्रतिबंध कम कर देना। इसके अंतर्गत मुख्य कदम क्या उठाया सरकार ने? सरकारी नियंत्रण में कमी किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। पहले हम विदेशी निवेश को नहीं अपने देश में ले सकते थे, और कारण क्या था? उसमें बहुत से पेचीदगियां थी। हम उनको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते थे, जमीन नहीं दे सकते थे, तो विदेशी निवेश क्यों करेंगे? फिर हमने उदारीकरण किया कि आप आइए व्यापार लगाइए, व्यापार नीति में चेंज किया। हमने बहुत से टैक्सेस कम कर दिए। जब कम कर देंगे टैक्स हम, तो हमारे देश में अधिक से अधिक आयात होगा, विदेशी लोग हमारे देश में व्यापार करेंगे। आयात निर्यात नियमों में शिथिलता, अब जो मैंने बताया, टैक्सेस में कम कर दिया गया, कर की दरों में कमी किया गया, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। निजी क्षेत्र को हमने बहुत से क्षेत्रों में छूट दिया कि आप आइए इन्वेस्ट करिए, और कुछ साल तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, जब तक अपनी मूल पूंजी नहीं कर लेंगे। इस प्रकार से हमने उदारीकरण किया। निजीकरण की डिफिनेशन में क्या आता है? जिसमें सरकारी उद्यमों को निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना। जब हम अपने सरकारी उद्यम निजी कंपनियों को हाथ में देते हैं तो कहते हैं निजीकरण। सरकारी नियंत्रण को कम किया जाना। इसके अंतर्गत हमने क्या किया? सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया। इससे प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला, सरकारी बोझ में कमी आई। अब सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण का आशय यह था कि जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, चाहे वो घाटे में चल रही थी या मुनाफे में चल रही थी, उसका संचालन सरकार करते हैं। जब सरकार संचालन करती है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की नीतियां लाल फीताशाही वाली होती है, लीनियंट नहीं होते हैं, बहुत एक एक नियम को बहुत कड़ाई से पालन कराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से और उनके दिमाग में कल्याण पहली प्राथमिकता होती है। सरकारी उद्यम का पहला उद्देश्य होगा कल्याण, और जब कल्याण होगा तो लाभ कहाँ होगा? फिर हम कल्याण ही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इन सब के कारण सार्वजनिक उद्यम जो थे वो हानि में चल रहे थे, अधिक से अधिक पूंजी लगी हुई थी, हम उनको सब्सिडी भी देते थे, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा था नहीं, एक्सपर्ट लोग थे नहीं, तो इसके कारण सरकारी उद्यम घाटे में जाने लगे। तब निजीकरण के द्वारा सरकार ने क्या किया 1991 के निजीकरण में, कि जो सार्वजनिक उद्यम घाटे में थे उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्ट मतलब विनिवेश, यानी कि अगर उस सरकारी कंपनी में 100 रुपए लगा हुआ है तो सरकार ने कहा कि हम 20 रुपए अपने निकालना चाहते हैं, और ये 20 रुपए 100 रुपए से 20 रुपए निकाल कर कहीं और कल्याण के काम में लगाएंगे। अगर कोई प्राइवेट कंसर्न, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट लोग, निजी कंपनी चाहे तो इस सरकारी कंपनी में वो 20 रुपए अपना लगाकर 20% की भागीदारी कर सकता है मैनेजमेंट में। तो इस प्रकार से उन्होंने 25%, 50% तक निजीकरण कर दिया ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों का जो घाटे में चल रहे थे। मतलब कि इनका निजीकरण जरूर हुआ, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की भूमिका तब भी रही। होल्डिंग सबसे ज्यादा सरकार की थी, लेकिन सरकार ने अपना कुछ सरकारी पैसा सरकारी उद्यमों से निकालकर अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया और निजी क्षेत्र का उसमें लगाया। अब आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण में आपको नाम से लग रहा है कि पूरा भूमंडल एक हो जाना, यानी कि भूमंडलीकरण में दुनिया भर के देशी विदेशी निवेश, समान कर प्रणाली, निर्बाध प्रौद्योगिकी व्यापार का आदान प्रदान, यानी कि विश्व को हम अपना एक परिवार मानेंगे। किसी भी विश्व के किसी भी देश से कोई भी हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस पर हम अनावश्यक कोई ज़्यादा टैक्स न लगाएं, उसके सामान पर अपने देश में टैक्स न लगाएं, समान टैक्स रहे, सभी देशों के टैक्स को एक जैसा रखें, जिससे कि किसी भी देश के सामान को हमारे देश में आने में कठिनाई ना हो, हमारे देश के सामान को किसी अन्य देश में बिकने में कोई कठिनाई ना हो, बड़ी दर पर ना उसको बेचना पड़े। निर्बाध प्रौद्योगिकी, कोई भी देश किसी से भी टेक्नोलॉजी ले सकता है। 1991 से पहले टेक्नोलॉजी लेना बहुत कठिन था, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, और परमिशन सालों साल नहीं मिलती थी, जिसके कारण क्या होता था, जब परमिशन मिलती थी तब तक वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती थी, उसकी जगह एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती थी। इसके कारण हमारे देश का में जो अच्छी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र थे उसमें बेहतर प्रगति नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, भूमंडलीकरण में निर्यात आयात को बढ़ावा दिया,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया और नई तकनीकी को हमको आसानी से मिलने लगी। इससे क्या हुआ, हमें देश विदेश तकनीकियां मिलती थी, उस तकनीकों को अपने इस्तेमाल करते थे। विदेश की जो ब्रांडिंग पैटर्न था, जैसा लोग विदेशों में लोग उपभोग कर रहे थे, उन सामानों को उपभोग कर रहे थे, वो हमारे देश में भी आने लगी। जब हमारे देश में आने लगी, हमारे उपभोक्ताओं ने पसंद किया, तो यहाँ पर वो फैक्ट्रियां लगने लगी। आज देखिए उसी का प्रभाव है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, आपकी क्या है, ये सब विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं वही काम कर रही, विदेशी संस्थाएं, क्योंकि उसी समय ब्रांड में बदलाव आया, जीवन शैली में बदलाव आया, देश विदेश की संस्कृति एक हो गई। ये भूमंडलीकरण की नीति थी। तो ये तीन जो नीतियां थी, ये आपकी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण अंग था। भारत की नई आर्थिक नीति, भारत की नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण को समाहित किया गया। तीनों को अच्छे से आप डिफाइन कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अब आता है एलपीजी का प्रभाव क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर आप प्रारंभ करें कि भारत की नई आर्थिक नीति क्या थी, तो भारत की नई आर्थिक नीति 1991 की नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण का समग्र रूप था। और इन तीनों को डिफाइन कर दीजिए। वो समग्र रूप का क्या प्रभाव पड़ा 1991 से लेकर 1923-24 तक, क्या प्रभाव पड़ा। देखिए मैंने 15-16 पॉइंट लिख दिए हैं। अगर इसके आपको 10 पॉइंट भी याद रहे तो आपका ये अच्छा आंसर बनेगा 2.5 शब्दों में। और यही भारत के अर्थव्यवस्था की विशेषताएं अगर आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो यही विशेषताओं में आ जाएगा। ठीक है, इसी से ही सारे प्रश्न बन जाएंगे आपका यूपी पीसीएस मेंस, सिविल के मेंस में। अगर कोई लॉन्ग आंसर आता है, छोटी छोटी टिप्पणियां आएंगी तो मैं उस टिप्पणियों को अलग से बताऊंगा। अभी आप देखते हैं एलपीजी का प्रभाव क्या हुआ। नंबर 1, आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई। जब हम नई आर्थिक नीति लाए 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के दौरान, और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तो आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुआ। उन्हें देखिए भारत रत्न मिला है, इसीलिए आर्थिक विकास के कारण ही पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया है। 1991 में जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हुई। 1991 में टोटल ग्रोथ रेट 1.5% था। अब देखिए 2023 में 7% है और 24 में हम उसे अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 6.4% की ग्रोथ रेट रहेगी 2024-25 में, और 23 में 7% ग्रोथ किया गया था। अब आर्थिक उदारीकरण की नीति से, भारत की नई आर्थिक नीति से ये बदलाव हुआ। हम दिन प्रतिदिन उसके बेहतरी के लिए आगे बढ़े हैं। हमने आर्थिक उदारीकरण की नीति जो स्टार्ट किया था 91 में, पीछे नहीं हटे हैं, लगातार हम अपनी इकोनॉमी को खोलते जा रहे हैं। तो आज देखिए 1.5% ग्रोथ रेट से बढ़कर हम 7% पहुंच गए। विदेशी निवेश 1991 में हमारे पास मात्र $100 मिलियन था, और जो कि केवल 2 सप्ताह के 1991 $100 मिलियन था। यानी कि अगर हमें इस देश में कोई उत्पादन करने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए और विदेशों का पैसा आमंत्रित करने के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, तो हमें केवल $100 मिलियन मिल रहा था। यानी कि लोगों को विश्वास ही नहीं था। विदेशी लोगों को भारत में निवेश करने पर विश्वास नहीं था। उनका यह मानना था इस देश में अगर पैसा लगाओगे तो फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार है और यहाँ पर बहुत ही लालफीताशाही है, नियमों में शिथिलता नहीं दी जाएगी और समय निकल जाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा। लेकिन 2023 में देखिए यही $25 बिलियन हो गया। कहाँ $100 मिलियन, कहाँ 85 बिलियन पहुंच गया। अगला कदम क्या उठाया गया, लाइसेंस राज का अंत हुआ। लाइसेंस राज का मतलब यह है कि परमिट राज। परमिट राज का मतलब यह है कि जब भी हम कोई काम करना प्रारंभ करते थे भारत में, कोई भी उत्पादन का कोई क्षेत्र चुनते थे, फैक्ट्री लगाते थे, उद्योग लगाते थे, तो सरकार के पास, उद्योग विभाग के पास हमें परमिशन लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। और उस परमिट लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। कागज देके जाएंगे, जमीन देखी जाएगी, प्रॉपर्टी देखी जाएगी, संपत्ति देखी जाएगी, पैसा कहाँ से आया देखा जाएगा, और फिर जगह जगह पर सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। और ऐसा करने पर सालों लग जाता था, और जब सालों लग जाता था तब तक उस उत्पादन का, उस फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, तो इसको अंत कर दिया। क्या कर दिया, आप आइए, अपना काम शुरू करिए, आपको तुरंत आपको परमिशन मिलता जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा। निजीकरण से सरकारी घाटे में कमी।
जब निजीकरण हुआ तो सरकारी घाटे में कमी हुआ। सरकारी घाटे में कैसे कम हुआ, आपको मैंने बताया, जैसे कि जिन क्षेत्रों में सरकार काम कर रही थी उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को जब काम दे दिया गया तो सरकार को पैसा बच गया। जब सरकार का पैसा बच गया वो, तो सरकार ने उस काम को लाभ के कामों में लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि सरकारी उद्यम में जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे दिया और डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। 100 रुपए का अगर सरकार का पैसा लगा था किसी फैक्ट्री में सरकारी, उन्होंने कहा कि मैं 40 रुपए निकालूंगा, 60 रुपए रहेंगे मेरे, 40 रुपए लगाइए। प्राइवेट सेक्टर लगाता था, तो जिसके कारण क्या होता था, घाटा कम हो गया। वो 40 रुपए निकाल के सरकार ने किसी आर्थिक लाभ में लगा दिया, अच्छे काम में लगा दिया, जिसके कारण क्या, सरकारी घाटे में कमी आई। अगला, निर्यात में वृद्धि। जब नई आर्थिक नीति आई तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। निर्यात में वृद्धि कैसे हो जाएगी कि निर्यात में इसलिए वृद्धि होगी क्योंकि हमने जब दूसरे देशों के करों में कम कर दिया तो हमारे देश के करों, विदेशियों ने भी हमारे देश के करों में कम कर दिया। अच्छी हमारे पास प्रौद्योगिकी आने लगी, हमारे पास कच्चा माल आने लगा, हमारे पास विदेशियों की तकनीकें आने लगी, जिससे हमारे देश में उत्पादन होने लगा। जब उत्पादन होगा अच्छा गुणवत्तापूर्ण तरीके से तो फिर विदेशी हमारे माल की डिमांड करेंगे। जो हम डिमांड करेंगे विदेशी तो हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी। इसका मतलब हमारे निर्यात में वृद्धि हुआ तो हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ी। 1991 में हमारे देश में $18 बिलियन था निर्यात। अब देखिए 2023 में बढ़कर $450 बिलियन हो गया। देख लीजिए कितना गुना वृद्धि हुई, 18 से 450। कृषि वृद्धि दर 1991 में हमारी कृषि वृद्धि दर केवल 2% थी और आज हम 4 से 5% ग्रोथ रेट से कृषि की वृद्धि दर हो रही है। और जीडीपी में कृषि का रेशियो घटता जा रहा है। जीडीपी में आज हम 15% पहुंच गए हैं और 91 में हम 29-30% में थे। ध्यान रहे, जो देश विकसित होने के स्तर पर बढ़ता है, जो देश विकसित होता है उस देश की जीडीपी में कृषि का रोल कम से कम होता जाता है और सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता जाता है। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था तो हम 40 से 45%, 50% तक हमारे जीडीपी में कृषि का योगदान था। घटते घटते 30% आए, आज हम 15% आ गए और अन्य क्षेत्र हमारा जीडीपी में बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा देश विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आज हम 55% सर्विस सेक्टर में हैं और 1991 में हम 40% थे। जिस देश का सर्विस सेक्टर बढ़ता है वो देश विकसित देश होने की तरफ कदम बढ़ाता है। ठीक है, 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और अब वो 5वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन देखिए, 1991 में 0% मेगावाट था। सौर ऊर्जा का हमारा कोई उत्पादन नहीं था। इसको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। आगे हम किसी लेख में ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे। आजकल बहुत ही करंट टॉपिक है, आपके पेपर में टिप्पणी आ सकती है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नीति बनाते हैं, सरकारी बजट के अधीन आप काम करते हैं, उसमें ग्रीन एनर्जी को पर ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है। तो 1991 में 0 मेगावाट था, 2023 में ये 70 गीगावाट पहुँच गया है और लक्ष्य हमारा 500 गीगावाट पहुँचाना 2030 तक। ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती दर है। बैंकिंग सेक्टर में विदेशी बैंकों को बढ़ावा मिला, बैंकिंग डिजिटलीकरण हुआ। अगला प्रश्न का उत्तर मैं डिजिटलाइजेशन में बात करूंगा, तो ये एक विशेषता यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की है, इसलिए इसको मैंने संक्षेप में बताया है। फिर बैंकिंग डिजिटलीकरण पर बात करेंगे हम। टेलीकॉम क्रांति आई, डिजिटल इंडिया आया। 2023 में 1.2 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन है। आप समझ सकते हैं 1991 में कितने मोबाइल फोन रहे होंगे, थे ही नहीं उसे मोबाइल। आज 1.2 बिलियन है आपके पास मोबाइल फोन। रिटेल और ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, बिग बास्केट आई। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। जब हमने नई उदारीकरण नीति, नई आर्थिक नीति लाए तो देखिए ई कॉमर्स वगैरह, रिटेल वगैरह, ये सब विदेश के एजेंसी काम कर रही है क्योंकि भूमंडलीकरण हो गया है। उनके ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ के ऑफिस वहाँ पर है, रात दिन एक साथ काम होता है, एक दूसरे की नीतियों को, एक दूसरे की प्रौद्योगिकियों को लिया जा रहा है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, 1991 में मात्र 34,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 1,40,000 किलोमीटर बन गया है। ये विकास हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं, 1991 में केवल $1.2 बिलियन था, जो कि 2 सप्ताह के आयात के लिए था। आज हमारे पास 12 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रखा हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन 91 में 176 मिलियन टन था, आज 332 मिलियन टन हो गया। अन्य प्रगति में भारत की मजबूत स्थिति हो गई है, स्मार्ट सिटीज बन गए हैं, शहरीकरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि जब जो देश विकसित होगा वहां पर शहरी आबादी ज्यादा होगी, ग्रामीण आबादी कम होगी।
2 प्राइवेट एयरलाइंस थे उस समय 1991 में, आज 10 से अधिक प्राइवेट एयरलाइंस है। शिक्षा और रिसर्च में सुधार हुआ। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 6% था 91 में, आज 27% हो गया है हायर एजुकेशन में। रेलवे के निजीकरण को देखिए, आधुनिकीकरण, वंदे भारत, तेजस, बुलेट ट्रेन, डिमांड एंड सप्लाई पर टिकट का वितरण किया जाता है। कृष्ण निर्यात $2 बिलियन से $50 बिलियन पहुंच गया है। स्पेस और रक्षा क्षेत्र का निजीकरण हुआ है। डिजिटल भुगतान, UPI, पेटीएम, गूगल पे, ये सब 1991 के बाद प्रगति है। और UPI से लेन देन $12 ट्रिलियन हो गया 2023 में। हरित ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। हरित ऊर्जा पर मैं आपको एक बड़ा लेख प्रस्तुत करूंगा और डिजिटलीकरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये लेख और ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सेवा और PCS और IAS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इसको स्थानांतरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।